वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी अलाइड सर्विस के प्रीवियस ईयर पेपर का जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है, उसमें से कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा और ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट, दैट इज डिस्कस द प्रो एंड कॉन्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इंडस वाटर ट्रीटी ये कई बार न्यूज़ में रहता है, करंट अफेयर में भी आता है। अगर हम यूपीएससी के हिसाब से देखें तो यूपीएससी में ये जीएस पेपर 2 में आता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन में, और गवर्नेंस का ये पार्ट है यूपीएससी के हिसाब से। और ये हमारा जो एचपी अलाइड पेपर है उसमें ये क्वेश्चन लास्ट टाइम 2019 का जो मेंस हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो इसके बारे में डिस्कशन है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हुई थी 1960s में, और इसमें जो मीडिएशन का काम किया था वो वर्ल्ड बैंक ने इसे किया था। सो इंडस वाटर ट्रीटी इट वाज साइंड इन 1960s बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसे ब्रोकर किया गया था, मतलब इसको जो कंडक्ट करवाया था वो वर्ल्ड बैंक ने कराया था, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट था, जब से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है ब्रिटिश इंडिया का, तब से ये डिस्प्यूट कंटिन्यू चल रहा था। तो 1960s में वर्ल्ड बैंक ने ये पहल की, इनिशिएटिव लिया कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक शांति वार्ता को उन्होंने प्रॉपर कंडक्ट करवाया। तो ट्रीटी जो है ये एलोकेट करती है यूज़ ऑफ इंडस वाटर रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज का। तो ये इसमें ट्रीटी में इस सिंधु जल संधि में यही प्रस्ताव रखा गया कि जो वाटर है दोनों देशों के बीच में बराबर बांटा जाए। और ट्रीटी ने एलोकेट किया कि जो इंडस वाटर का रिवर है, रिवर का जो बॉर्डर है, और उसके साथ साथ में उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके पानी को बंटवारा किया गया, और ये दो देशों के बीच में किया गया, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और इन दोनों के बीच में जो कुछ एक इश्यूज रहते हैं, कुछ एक इसके प्रोज हैं, कुछ एक कॉन्स हैं, इसमें हम देखेंगे इनको। सो पहले हम बात करेंगे प्रोज की कि इंडस वाटर ट्रीटी के क्या पॉजिटिव हमारे लिए इम्पैक्ट है और क्या नेगेटिव है। सो पहली बात, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका यही है कि ये पीसफुली जो था कॉन्फ्लिक्ट, इसका रेजोल्यूशन पास किया गया, शांति वार्ता के थ्रू इसको जो है रेजोल्यूशन किया गया है इसका। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी मानी जाती है, एक एग्रीमेंट माना जाता है जिसमें मल्टीपल वॉर्स भी हो सकती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। It has been facilitated peacefully cooperation over water despite geopolitical tensions. So geopolitical tensions ना क्रिएट हों, दोनों के बीच में कोई वॉर लाइक सिचुएशन ना बन जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा एक पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हुआ था। सेकंड जो इसमें पॉइंट है दैट इज क्लियर डिवीजन ऑफ रिवर्स। इसमें ऐसा माना जाता है कि जब ये ट्रीटी, जब ये संधि, ये जब प्रस्ताव रखा गया, इसका समझौता जब हुआ, एग्रीमेंट जब हुआ, तो उसके बाद क्लियरली ये बता दिया गया कि रिवर्स को कैसे हमने डिवाइड करना है बिटवीन बोथ दी कंट्रीज। ट्रीटी में ये एलोकेट किया जाता है कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, किसकी, जो हमारे पास पूर्वी नदियां हैं, रावी, ब्यास एंड सतलुज, रावी, ब्यास एंड सतलुज जो पूर्वी नदियां हैं इंडिया में, वो इंडिया को ही दी जाएंगी, इसका पानी इंडिया ही यूज करेगा। एंड जो वेस्टर्न रिवर्स हैं दैट इज इंडस, झेलम एंड चेनाब, तो इन तीन नदियों का जो पानी था वो पाकिस्तान को ही यहाँ पे एलोकेट किया गया। तो इसमें एक टाइप से क्लियर फ्रेमवर्क बनाया गया था टू प्रिवेंट डिस्प्यूट ओवर दी वाटर यूजेस। तो इसमें ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर्स जो थे उनको यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिएशन मैकेनिज्म था। जैसे कि हमने पहले कहा कि यहाँ पे जो एक टाइप से काम किया गया वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया, इसको कंडक्ट करवाने के लिए एक शांति वार्ता भी थी ये, और एक टाइप से सिंधु पानी जो है, सिंधु की नदी का जो पानी है, उसकी जल संधि को इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने इसे कंडक्ट करवाया। सो वर्ल्ड बैंक जो था वो इसमें मीडिएटर बना, और उन्होंने एक मैकेनिज्म यहाँ पे जनरेट किया ताकि जो इश्यूज हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं और जो डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज के बीच में, इस जल संधि के द्वारा, इस वाटर ट्रीटी के द्वारा उसे जल्दी से जल्दी जो है रिमूव कर दिया जाए, ताकि इन दोनों के बीच में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो, कोई भी ऐसा इशू हो तो उसके बीच में अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट रहे। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स, तो इससे हमारे लिए बहुत सारे आर्थिक और कृषि के लिए भी कुछ एक बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ट्रीटी के थ्रू दोनों कंट्रीज को एक एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम के लिए पानी दिया गया, जैसे कि ईस्टर्न रिवर्स दी गई यहाँ पे, वेस्टर्न रिवर्स जो थी वो डिवाइड की गई। तो यहाँ पे हमारे पास इस ट्रीटी के का साथ साथ में दोनों कंट्रीज के लिए एक एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम, हमारे पास सिंचाई साधनों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक विकास के लिए एक मुद्दा जो था वो इजीली रिजॉल्व हो चुका था। ऑल्सो हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी
हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थी। ऑल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बोथ इरिगेशन सिस्टम और डैम्स हमारे लिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक हिस्सा बनाते हैं। ऑल्सो ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि दोनों देशों के बीच में जो नदियों का बंटवारा है वो ईजिली हो जाए। वाटर मैनेजमेंट कॉपरेशन भी यहाँ पे किया गया कि वाटर को कैसे मैनेज किया जाएगा, जल प्रबंधन कैसे किया जाए। सो इट हैज़ लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक परमानेंट इंडस कमीशन। तो इसमें एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान। तो इसके थ्रू अगर दोनों कंट्रीज को आपस में कोई शांति वार्ता करनी है, कोई संचार करना चाहते हैं, आपस में कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो इंडस परमानेंट इंडस कमीशन के थ्रू ये आपस में बात कर सकते हैं। इस परमानेंट इंडस कमीशन के दौरान के साथ साथ दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। वो अपने लिए एक टेक्निकल इश्यूज जो भी हैं उनको ईजिली रिवॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए परमानेंट इंडस कमीशन भी इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत बनाया गया। अब हम इसमें देखेंगे कॉन्स, इसके क्या हमारे लिए दुष्प्रभाव है। तो पहला जो इसमें पॉइंट कई बार ये न्यूज़ में रहता है कि ये जो एलोकेशन किया गया वाटर का इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान, तो इसमें इक्वल जो था एलोकेशन नहीं किया गया। ऐसा माना जाता है कि ये इनइक्वल था, इक्विटेबल एलोकेशन यहाँ पे किया गया। कुछ एक क्रिटिक्स जो हैं ये अपना आर्गुमेंट रखते हैं कि जो वाटर का डिवीज़न किया गया ये टोटली अनइक्वल था, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास जो पानी आता है इंडस वाटर सिस्टम के थ्रू वो 80% पानी जो है सीधा का सीधा पाकिस्तान के पास जाता है। जबकि इंडिया के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं वेस्टर्न रिवर्स से। हमने पहले डिस्कस किया कि जो वेस्टर्न रिवर्स थी वो पाकिस्तान को दे दी गई, जैसे कि झेलम है, रावी है, चेनाब है। बट इंडिया के पास में ये बहुत सारे जो पानी की परसेंटेज थी जो कि 80% सिर्फ पाकिस्तान के पास है, वो इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है। सो कई बार ये इशू उठाया जाता है कि यहाँ पे इक्वल एलोकेशन नहीं हुआ है वाटर का थ्रू इंडस वाटर ट्रीटी। ऑल्सो दिस हैज़ लेड टू दी ग्रीवियंसेस स्पेशली इन दी इंडियाज नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये बहुत सारे लोगों का एक चिंता का विषय है, क्योंकि उनके पास पानी का जो स्रोत है, जो पानी के जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ को ही जा रहे हैं। ऑल्सो सेकेंड पॉइंट है इट हिंडर्स द इंडियाज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो भारत के जो विकास के लिए कुछ एक प्रोजेक्ट है, परियोजनाएं हैं, वो भी यहाँ पे हिंडर होती है, क्योंकि हम इसके ऊपर कुछ एक डैम्स नहीं बना सकते। ऑल्सो इंडिया फेसेस रेस्ट्रिक्शन ओवर डेवलपिंग स्टोरेज एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इंडिया इसके लिए जल भंडारण के लिए भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं यहाँ पे लगा सकता। और ऑल्सो यहाँ पे हम कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब डैम्स बनाने के लिए भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं ओवर दीज वेस्टर्न रिवर्स। और वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी हैं इसमें? रावी, झेलम एंड चेनाब। ऑल्सो इससे हमारे लिए बहुत सारे लिमिटेशंस हैं इस ट्रीटी के दौरान, क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं उन्हें बांध दिया गया है। हम इसमें वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकते हमारे डेवलपमेंट के लिए, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक टेंशन बनता जाता है, और हमारे लिए पास जो वाटर की नीड्स है वो भी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए, इसके हानिकारक दुष्प्रभाव जो भी हैं, दैट इज फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स एंड टेंशंस। तो ये कई बार डिस्प्यूट का ये मेथड रहता है, डिस्प्यूट का ये कारण बनता है और टेंशन का कारण बनता है, क्योंकि इस ट्रीटी से बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उसे बनाया नहीं जा सकता। जैसे कि इंडिया का एक प्रोजेक्ट था डेट इज़ जम्मू कश्मीर में, एक था बागलीहार जहाँ पे एक डैम बनना था। ऑल्सो किशनगंगा जम्मू कश्मीर में ये डैम बनना था। तो इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स थे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने कहा कि ये कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा करवाई गई थी, तो इसको ये कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है। और ये डिस्प्यूट कई बार एक्सकेलेट किया जाता है, डिप्लोमेटिक टेंशंस हो जाती हैं, और बायलैटरल रिलेशंस को भी ये कहीं ना कहीं लंबे दौर के लिए अफेक्ट करता है। जो हमारा द्विपक्षीय आपस में समझौते हैं उनको भी ये कई बार उसको वायलेट करता है। फोर्थ पॉइंट जो आता है दैट इज इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंसर्न्स। क्लाइमेटिक कंसर्न्स एंड इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसको हमने इसमें मेंशन इसलिए किया है क्योंकि जब ये ट्रीटी हुई उस समय इन नदियों के ऊपर, चाहे वो वेस्टर्न नदियाँ थी झेलम, रावी, चेनाब, या फिर ईस्टर्न नदियाँ थी जिसमें कि ब्यास, सतलुज है, सो ये सारी जो नदियाँ थी इनमें पहले पानी की बहुत अधिक मात्रा थी उस टाइम पे, जब ये 1960s में हो। पर 1960s से लेके 2023-24 अभी के टाइम पे इन नदियों में उतनी पानी की क्षमता नहीं है। सो इसमें ये कहा जाता है कि ट्रीटी ने कभी भी मॉडर्न डे जो अभी जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज हो, चाहे वो ग्लेशियल मेल्ट हो, मतलब ग्लेशियर का पिघलना हो, चाहे इंक्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वाटर फ्लो,
ये सब चीज़ों को कभी भी ये ध्यान में नहीं लेते हैं, क्योंकि उस समय जब पानी की अबंडेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट अभी पानी में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। सो इसके ऊपर कभी भी ये ट्रीटी जो है ध्यान नहीं देती है। तो ये इंडिया का कई बार कंसर्न रहता है, क्योंकि पहले पानी ज़्यादा था, तो पानी ज़्यादा होने के कारण इंडिया को रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। बट अभी जो है पानी की मात्रा कम हो रही है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पानी की कमी इंडिया में देखी जा रही है। लैक ऑफ प्रोविजंस फॉर मैनेजिंग इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो इसके ऊपर पड़े हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। कभी भी वाटर शॉर्टेज को या फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको कभी भी ये उस गैप के बारे में कभी भी ये बात नहीं करते, ना ही वाटर स्टोरेज के बारे में बात करते। तो ये एक इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंसर्न जो है ये एक बड़ा कंसर्न है। नो प्रोविजन फॉर वाटर स्कार्सिटी, तो जो पानी की जो कमी हो रही है इसके ऊपर कभी भी ये कोई प्रावधान नहीं करते हैं कि पानी क्यों कम हुआ। सो ट्रीटी ने कभी भी ये इसे डेजिग्नेट नहीं किया कि पानी पहले ज़्यादा था अभी कम है, और इसके जो ग्रोइंग वाटर स्ट्रेस है, अभी जो वाटर स्ट्रेस हमारे ऊपर है उसके ऊपर ये कभी बात नहीं करते हैं। और साथ साथ में पानी की कमी होने के साथ साथ यहाँ पे पॉपुलेशन का भी इंक्रीज़ हुआ है, अर्बनाइजेशन हो चुका है, शहरीकरण काफ़ी हो चुका है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जो है उनकी डिमांड बढ़ चुकी है दोनों कंट्रीज़ में। तो इस इन सब पॉइंट्स को कभी भी रखा नहीं जाता है इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो कंक्लूजन क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी हम मानते हैं कि अनडाउटेडली ये बहुत अच्छा एक कॉर्नरस्टोन था वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, वाटर शेयरिंग को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसने कहीं ना कहीं शांति भी बनाए रखी दोनों देशों के बीच में। बट इसमें कुछ एक लिमिटेशंस है जिसके ऊपर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली हमने उनको अभी डिस्कस भी किया, जैसे कि इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान में ही जाता है वेस्टर्न रिवर्स का। ऑल्सो इससे कुछ एक इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ऑल्सो देयर इज़ लिमिटेशन ऑफ वाटर स्कार्सिटी, और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है बीच में अभी चल नहीं पा रहे हैं, जो कि भारत के एक एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के लिए। ऑल्सो हमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, हमें रीनेगोशिएशन की ज़रूरत है, जिसे हमने पहले भी कई बार नहीं इस प्रॉपर्ली इसको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। सो इसमें एक बार री नेगोशिएशन होना चाहिए, इसके ऊपर दोबारा से एक मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी इंडिया में बढ़ती जा रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। ऐसे और डिस्कशंस के लिए आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।